जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। आज की क्लास में हम सब शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं का गणित, चैप्टर नंबर 1, रिलेशंस एंड फंक्शंस, संबंध एवं फलन। संबंध और फलन को आप सब कक्षा 11वीं में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग कक्षा 11वीं में संबंध और फलन को अच्छी तरह से समझे हैं तो कक्षा 12वीं का संबंध और फलन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12वीं में जो रिलेशन और फंक्शन है, इसमें कुछ विशेष प्रकार के संबंध हैं, उन सभी संबंधों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये जो रिलेशन और फंक्शन है कक्षा 12वीं के लिए बहुत ही खास है। इस चैप्टर को आपको बहुत ही थम के, धैर्य बना के, इसको टाइम देकर पढ़ना होगा, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं इसको सॉल्व करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। तो जो भी चीज़ें हैं आपको इसको शांति से धैर्य बना के समझना है। तो चलिए हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग कुछ विशेष प्रकार के संबंधों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर है रिक्त संबंध, सार्वत्रिक संबंध, उसके बाद 3 संबंध और है, स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध और संक्रामक संबंध। इन सबको अगर आप अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो प्रश्नावली 1.1 को आप लोग हल करने लायक हो जाएंगे। तो उसमें जो भी सवाल हैं, जो भी उदाहरण हैं, काफ़ी अच्छे लेवल के हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। एक इसमें खास बात यह है, इसमें जो भी हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे, जो भी संबंध पढ़ेंगे, वह संबंध सेट ए से सेट ए में ही पढ़ेंगे। यानी जो भी संबंध हम लोग पढ़ेंगे किसी सेट का उसी सेट में ही पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कोई सेट ए है, सेट ए से सेट ए में ही रिलेशन को पढ़ेंगे। जो भी संबंध हम पढ़ेंगे इसमें जैसे हो गया रिक्त संबंध, सार्वत्रिक संबंध, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, इन समस्त संबंधों को सेट ए से सेट ए में ही या सेट बी से सेट बी में ही, यानी एक ही सेट का उसी के ऊपर रिलेशन, यानी सेट का सेट के ऊपर ही संबंध को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे एक परिवार होता है, परिवार भी एक प्रकार क्या है, सेट है, समुच्चय है। तो परिवार में ही क्या क्या रिलेशन हो सकता है, कौन सा संबंध पॉसिबल है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। एक परिवार होता है, परिवार में कई सारे सदस्य होते हैं, उन सदस्यों का आपस में रिलेशन होता है। तो परिवार के सदस्यों का आपस में किस किस प्रकार का संबंध पॉसिबल है, उसी को हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। पहला संबंध रिक्त संबंध। रिक्त संबंध का मतलब होता है, रिक्त मतलब क्या है, खाली, यानी कोई रिलेशन हो ही ना। जैसे यहाँ पर जो भी हम संबंध पढ़ेंगे सेट ए से सेट ए में, जब सेट ए से सेट ए में कोई संबंध होगा ही नहीं तब उस संबंध को क्या कहेंगे, रिक्त संबंध, एम्प्टी रिलेशन, वॉइड रिलेशन या नल रिलेशन। यहाँ नाम से ही क्लियर है, रिक्त संबंध मतलब खाली संबंध। अभी आपको बताया गया जो भी रिलेशन पढ़ेंगे किसी सेट का उसी के ऊपर रिलेशन पढ़ेंगे। अगर सेट ए है तो सेट ए का सेट ए में ही रिलेशन पढ़ेंगे। सेट ए से सेट ए में एक रिलेशन ऐसा संभव हो सकता है कि सेट ए से सेट ए में कोई रिलेशन पॉसिबल ही ना हो, तब उस रिलेशन को कहते हैं हम रिक्त संबंध। क्या कहते हैं, रिक्त संबंध। यहाँ पर आप लोग डेफिनेशन समझ लीजिए, उसके बाद रिक्त संबंध को उदाहरण से भी समझते हैं, इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा रिक्त संबंध होता क्या है। यहाँ पर है, यदि समुच्चय ए का कोई भी अवयव, यदि समुच्चय ए का कोई भी अवयव, यहाँ पर देखिए समुच्चय ए है, समुच्चय ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है तो उसे रिक्त संबंध कहते हैं। नहीं समझ में आया? फिर समझिए, अगर सेट ए का सेट ए के अंदर कुछ अवयव हैं और वही सेट दोबारा से लिए हैं। क्यों लिए हैं? क्योंकि हम सेट ए से सेट ए में रिलेशन को पढ़ रहे हैं, रिलेशन को निकाल रहे हैं। अगर
सेट ए से सेट ए में कोई रिलेशन हो ही ना, तब उस रिलेशन को कहते हैं रिक्त संबंध। यहाँ पर डेफिनेशन है, यदि समुच्चय ए का कोई भी अवयव, समुच्चय ए का कोई भी अवयव समुच्चय ए के किसी भी अवयव से संबंधित हो ही ना, तब उस रिलेशन को कहते हैं रिक्त संबंध। क्या कहते हैं? रिक्त संबंध। जैसे यहाँ पर एक समुच्चय ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, 2 किसी अवयव से संबंधित नहीं है, 3 किसी से नहीं, 4 किसी से नहीं, तब इस रिलेशन को कहते हैं रिक्त संबंध। ओइड रिलेशन, एम्पटी रिलेशन या नल रिलेशन, इसे कई नामों से जानते हैं। तो ये तो हो गया डेफिनेशन और थोड़ा बहुत यहाँ से डायग्राम से समझा दिया रिक्त संबंध होता क्या है। अब इससे रिलेटेड हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा रिक्त संबंध होता क्या है। रिक्त संबंध को इस तरह हम लोग डिनोट करते हैं, समझ लीजिए R = फाई। फाई क्या है? यहाँ पर रिक्त संबंध है। R = फाई, फाई इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A। फाई A क्रॉस A का क्या है? उप समुच्चय है। इसका मतलब क्या है? हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिए हैं, सेट A बराबर लिए हैं, सेट A में 1 2 3 4 ये एलिमेंट हैं। अब सेट A का सेट A में एक ऐसा रिलेशन यहाँ पर दिया गया है, R = x, y सच दैट x - y बराबर 8, x - y बराबर 8। यहाँ पर x और y बिलोंग्स टू A। x और y किससे बिलोंग्स कर रहे हैं? सेट A से बिलोंग्स कर रहे हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को हम लोग इससे भी समझेंगे और डायग्राम से भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम से समझते हैं, उसके बाद यहाँ आते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा फाई इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A का मतलब क्या होता है। तो इस रिलेशन को हम समझते हैं डायग्राम से। यहाँ पर R बराबर लिखा है x, y। जो भी रिलेशन होता है, आपको पता होगा, जो भी संबंध होता है, संबंध को हम क्रमित युग्मों के रूप में लिखते हैं। जैसे हो गए x, y, इसके स्थान पर क्या हो सकता है? 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, इस तरह संबंध को लिखते हैं ना। x, y क्या बता रहा है? 2 अवयवों के बीच रिलेशन। 2 अवयवों के बीच रिलेशन को दर्शाने के लिए हम लोग क्रमित युग्म का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो सेट A से सेट A में रिलेशन है, इस प्रतिबंध के द्वारा परिभाषित किया गया है। यहाँ पर देखिए क्या है, x - y करने पर हमें 8 मिलना चाहिए। यहाँ पर देखिए सेट A से सेट A में रिलेशन को हमें निकालना है। इस पहले वाले सेट के अंदर जो भी अवयव है x माने हैं, दूसरे वाले सेट A के अंदर जो भी एलिमेंट है उसको y माने हैं। अब देखिए यहाँ पर जो प्रतिबंध है क्या दिया है? x - y, यानी x - y करने पर हमें 8 मिलना चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है? ये तो सभी क्या है? x है, ये सभी क्या है? y है। 1 में से 1 घटाएंगे 8 आएगा? नहीं आएगा। 2 में से 2 घटाएंगे 8 आएगा? नहीं। 3 में से 3 8 नहीं। 4 में से 4 8 नहीं। 3 में से 1 घटाएंगे 8 आएगा? नहीं। यानी इसमें से कहने का मतलब हम सेट A के किसी भी अवयव में से सेट A के किसी भी अवयव को घटाएंगे 8 नहीं आने वाला है। ये 100% क्लियर है। आप लोग चाहे जितना दिमाग लगा सकते हैं, चाहे जितना दिमाग लगाइए, 8 आ ही नहीं सकता। क्या इधर के अवयव में से इधर के किसी अवयव को घटाने पर हम 8 पा सकते हैं? नहीं पा सकते हैं। x - y बराबर 8 नहीं मिल सकता है। देखिए 4 में से हम चाहे जो घटाएं, इसमें से 8 आएगा? आएगा ही नहीं। इसलिए यहाँ पर जो सेट A से सेट A में रिलेशन को परिभाषित किया गया है, सेट A से सेट A में जो रिलेशन R है वह रिक्त संबंध है। यह कैसा है? यह रिक्त संबंध है। यह रिक्त संबंध है। यह रिक्त संबंध है। क्यों है उसको हम समझते हैं यहाँ से। यहाँ देखिए R बराबर फाई इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A।
ए क्रॉस ए क्या है? कार्तीय गुणनफल है। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल कैसे निकालते हैं आप लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। ए क्रॉस ए यहाँ पर लिख लिए हैं, ए सेट ए क्रॉस सेट ए। तो एक का गुणा एक में, एक कामा एक का गुणा दो में, एक कामा दो, एक का गुणा तीन में, एक कामा तीन, एक का गुणा चार में, एक कामा चार। इसी तरह अन्य अवयवों को भी इस तरह लिख सकते हैं। यानी पहला इसको करिए लिख लिया, इसको पकड़ा लिख लिया, इसको इस तरह आप करते जाएंगे। अब देखिए क्या ए क्रॉस ए में कोई ऐसा क्रमित युग्म मिल सकता है? क्या कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें हम x माइनस वाई करें 8 मिल जाए? बताइए। यहाँ पर जो प्रथम अवयव है वह x है, प्रथम अवयव x है और द्वितीय अवयव y है। तो प्रथम अवयव में से द्वितीय अवयव माइनस करने पर 8 मिलेगा? नहीं मिलेगा। 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 नहीं मिलेगा, 8 कहीं भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर जितने भी क्रमित युग्म हैं, पहले अवयव में से दूसरे अवयव को माइनस करने पर हमें 8 नहीं मिलने वाला है, 8 नहीं मिलने वाला है। यानी इन क्रमित युग्मों में से कोई भी क्रमित युग्म नहीं मिलेगा जो इस प्रतिबंध को संतुष्ट कर दे। ए क्रॉस ए में जितने भी क्रमित युग्म हैं, कोई भी ऐसा क्रमित युग्म नहीं मिलेगा जो इस प्रतिबंध को सेटिस्फाई करे, नहीं मिलेगा। जब कोई भी क्रमित युग्म नहीं मिल रहा है तो क्या मिल जाएगा? फाई ही। जब कोई भी क्रमित युग्म नहीं मिलेगा यानी कुछ नहीं मिला तो बचता क्या है? फाई। तो फाई क्या हो गया? ए क्रॉस ए का क्या हो गया? उप समुच्चय हो गया। मान लीजिए इसकी सहायता से कोई सेट नहीं बना। जब कोई सेट नहीं बना तो केवल एक ही बन सकता है, फाई। आपको पता है फाई किसी भी सेट का उप समुच्चय होता है 100%। कुछ हो या ना हो, फाई किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय होता ही होता है। तो यहाँ से कोई भी क्रमित युग्म नहीं मिलेगा जो इस प्रतिबंध को सेटिस्फाई करे, इसलिए आर क्या हो जाएगा? रिक्त संबंध हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे? क्रमित युग्मों में यहाँ लिख देंगे क्रमित युग्मों में कोई भी क्रमित युग्म x माइनस वाई बराबर 8 को संतुष्ट नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, इसलिए यह रिक्त संबंध है। इतना लिखने के बाद ये लाइन नीचे लिख देना। यहाँ पर क्रमित युग्मों में कोई भी क्रमित युग्म x माइनस वाई बराबर 8 को संतुष्ट नहीं कर सकता। यहाँ पर जो भी क्रमित युग्म है, कोई भी क्रमित युग्म इस प्रतिबंध को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पर जो रिलेशन है सेट ए से सेट ए में यहाँ पर दर्शाया गया है वह रिक्त संबंध है। उम्मीद करता हूँ आप लोग रिक्त संबंध को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग एक खास प्रकार के संबंध के बारे में पढ़ेंगे, सार्वत्रिक संबंध। उसके बाद 3 और हैं जो अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसे समझेंगे। तो चलिए हम लोग सार्वत्रिक संबंध को समझते हैं। आइए इसके बाद हम लोग समझते हैं सार्वत्रिक संबंध यानी यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, इसे समझते हैं। ये बहुत ही आसान है। इसके बाद जो तीनों रिलेशन हैं वो अपने आप में बहुत ही खास है, वह इस चैप्टर का क्या है? जान। तो इसे हम लोग पहले समझ लेते हैं सार्वत्रिक संबंध होता क्या है। सार्वत्रिक संबंध का मतलब होता है, सबसे पहले हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई सेट ए है, सेट ए मान लेते हैं। सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? मान लेते हैं 1 2 3। सेट ए है।
सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट हैं। आपको पता है इसमें हम जो भी रिलेशन पढ़ेंगे वह किसी सेट का उसी के ऊपर रिलेशन पढ़ेंगे, यानी समुच्चय का समुच्चय के ऊपर ही रिलेशन, एक समुच्चय का उसी के ऊपर रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो सेट ए का सेट ए में रिलेशन, सेट ए में कितने अवयव हैं? 1 2 3। ये सेट ए है, ए भी है तो इसमें भी वही अवयव होगा 1 2 3। सेट ए से सेट ए में रिलेशन 1 2 3 1 2 3। अब यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। जब हमें एक ऐसा रिलेशन मिल जाए जिसमें सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट ए के प्रत्येक अवयव से संबंधित हो, सेट ए का प्रत्येक अवयव जैसे 1 इन तीनों से संबंधित हो, 2 इन तीनों से संबंधित हो, 3 इन तीनों से संबंधित हो, तब इस प्रकार के रिलेशन को कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे 1 का रिलेशन 1 से, ठीक है, 1 का रिलेशन 2 से, ओके, 1 का रिलेशन 3 से, ठीक है, और 1 का रिलेशन सॉरी अभी 1 तो पूरा नहीं हुआ, 1 तो पूरा कर लो। 1 का रिलेशन 1 से, 1 का रिलेशन 2 से, 1 का रिलेशन 3 से, ठीक है। अब देखिए 2 का रिलेशन 1 से, 2 का 2 से और 2 का 3 से, ठीक है। पहले लगे कोई दिक्कत नहीं है, होना तो चाहिए। इधर के प्रत्येक अवयवों का रिलेशन इधर के प्रत्येक अवयवों से होना चाहिए। अब 3 का रिलेशन 1 से, 3 का रिलेशन 2 से, 3 का रिलेशन 3 से, ठीक है। तब इस प्रकार के संबंध को हम कहते हैं सार्वत्रिक संबंध, जिसे कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन। आज का जो भी क्लास में डिस्कशन होगा इससे रिलेटेड जो भी नोट्स है आपको कम्युनिटी टैब में मिल जाएगा, क्लास एंड होते ही अपलोड हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग को समझिए, नोट्स की चिंता मत करिए, आप लोगों को क्लास ख़त्म होते ही मिल जाएगा। तो क्या होता है? तो उम्मीद करता हूं आप लोग सार्वत्रिक संबंध समझ गए होंगे। यहां पर लिख देते हैं शब्दों में, इसे कैसे लिखेंगे? यदि सेट ए का प्रत्येक अवयव, यदि सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट ए से संबंधित हो, तो उसे सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। सेट ए के प्रत्येक अवयव का संबंध सेट ए के प्रत्येक अवयव के साथ होना चाहिए। जैसे 1 का संबंध इन तीनों अवयवों के साथ, 1 का संबंध 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 2 का रिलेशन 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 3 का संबंध 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ। कहने का तात्पर्य इधर के प्रत्येक अवयवों का रिलेशन इधर के प्रत्येक अवयवों के साथ होना चाहिए, ठीक है। इधर भी हो जाएगा, 1 का रिलेशन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब आपस में कनेक्टेड हैं, कोई भी छूट नहीं रहा है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? तो यहाँ से रिलेशन हो जाएगा हमारा, यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर पहुँच सकते हैं। देखिए ये क्या आया है, ये क्या आया है, हम यहाँ पर लिखते हैं सेट के अंदर। यहाँ पर आया है, देखिए
एक का रिलेशन 1 से 2 से 3 से है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर के रूप में। एक का संबंध 1 से, ठीक है, एक का संबंध 2 से लिख सकते हैं, और एक का संबंध 3 से। एक का संबंध 1 2 3 से लिख दिया। देखिए, एक का संबंध 1 से, एक का 2 से, एक का 3 से। अब 2 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, उसके बाद 2 का 3 के साथ है, लिख दिया, और 3 का 1 के साथ है, 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ रिलेशन है। ये क्या आया है, ये क्या आया है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे, इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ए क्रॉस ए को हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, ए के स्थान पर क्या है, 1 2 3, 1 2 3 क्रॉस ए के स्थान पर 1 2 3 क्रॉस ए के स्थान पर 1 2 3। तो देखिए क्या आया है, ए क्रॉस ए मतलब दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल आया है। यहाँ पर देखेंगे एक का गुणा 1 के साथ 1 कामा 1, 1 का 2 के साथ 1 कामा 2, 1 का 3 के साथ 1 कामा 3। इसी तरह 2 का हुआ है, 3 का हुआ है। तो जो सार्वत्रिक संबंध होता है वह दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल होता है। तो इस प्रकार आप लोग शॉर्ट में कर सकते हैं, बता सकते हैं, दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल को सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल ही सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। यहाँ लिख देंगे, देखिए सेट ए, तो सेट एक सेट हो गया, सेट ए एक सेट हो गया, यानी 2 सेट हो गया ना। तो 2 सेट का कार्तीय गुणनफल, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वही होता है सार्वत्रिक संबंध। यहाँ लिख देंगे दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, कार्तीय गुणनफल सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। सार्वत्रिक संबंध कहलाता जैसे हम लोग क्लास 11 में कार्तीय गुणनफल को पढ़ा था, जैसे ए क्रॉस ए निकाला था, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस डी, एक्स क्रॉस वाई। यही जो कार्तीय गुणनफल है, उसी कार्तीय गुणनफल को ही हम क्या एक नाम दे देते हैं अलग से, सार्वत्रिक संबंध। यानी घुमा फिरा के हम लोग वहीं पर गए, वही चीज़ है जो हम लोग पढ़े थे, केवल वही उसका नाम बदल के हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चीज़ तो वही है, कार्तीय गुणनफल हम लोगों ने पढ़ा है। तो 2 सेट का जो कार्तीय गुणनफल होता है उसी को कहते हैं हम लोग सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन। आई होप आप लोग यूनिवर्सल रिलेशन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आप लोग इसको भी बता सकते हैं, इसको भी बता सकते हैं। अगर सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट ए के साथ संबंधित है तो उसे कहेंगे सार्वत्रिक संबंध, या इसे आप इस तरह भी बता सकते हैं, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। तो इसके बाद हम लोग अब मेन टॉपिक के ऊपर चलते हैं, जो 3 प्रकार के मुख्य संबंध हैं, स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध और संक्रामक संबंध। लास्ट में एक तुल्यता है, वो मार्केट में नया आया है, फर्जी है, उसे नहीं पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्यों नहीं दिक्कत है अभी आपको समझ में आइए। अब हम लोग इसके बाद कुछ खास प्रकार के संबंधों के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर 3 प्रकार के संबंध हैं। पहला है स्वतुल्य, दूसरा सममित, तीसरा संक्रामक है। ये तीनों संबंध अपने आप में बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संबंध हैं। इसके बिना प्रश्नावली 1.1 और जितने भी उदाहरण हैं उनको छुआ तक नहीं जा सकता। तो चलिए इन तीनों संबंधों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। यहाँ पर जो ये तीनों संबंध हैं, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, ये तीनों संबंध समुच्चय ए पर परिभाषित हैं। समुच्चय ए पर
परिभाषित संबंध आर मतलब क्या है, संबंध है। यहाँ पर जो तीनों संबंध है वो समुच्चय ए पर परिभाषित है, यानी समुच्चय ए से समुच्चय ए में ये तीनों संबंध हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला संबंध हम लोग पढ़ते हैं स्वतुल्य, जिसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। स्वतुल्य का मतलब क्या है, कुछ शब्द से मीनिंग निकल रहा है। स्वतुल्य, स्व मतलब स्वयं, तुल्य मतलब बराबर। स्व मतलब स्वयं, तुल्य मतलब बराबर, यानी स्वयं के बराबर, स्वयं के जैसा, स्वयं के बराबर यानी स्वयं के जैसा। जब खुद का रिलेशन खुद के साथ हो जाए, स्वयं का रिलेशन स्वयं से हो जाए, तब उस रिलेशन को कहते हैं स्वतुल्य संबंध। कौन सा संबंध, स्वतुल्य संबंध। हम मान लेते हैं यहाँ पे सेट ए बराबर दिया हुआ है, सेट ए में 3 एलिमेंट हैं, 1 2 3 एलिमेंट हैं। तो सेट ए से सेट ए में हम कैसा रिलेशन निकालने वाले हैं, यहाँ पर देखिए सेट ए से सेट ए में रिलेशन 1 2 3। सेट ए से सेट ए में निकाल रहे हैं तो ये भी यहाँ हो जाएगा 1 2 3। यहाँ क्या है, स्वतुल्य यानी स्वयं के जैसा। जब स्वयं का रिलेशन स्वयं से हो उसे कहते हैं स्वतुल्य संबंध। कहने का मीनिंग, एक का संबंध एक के साथ, दो का संबंध दो के साथ, तीन का संबंध तीन के साथ, यानी समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का संबंध स्वयं के साथ है। समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का संबंध स्वयं के साथ है। तब ए से ए में जो रिलेशन है उस रिलेशन को हम कहेंगे स्वतुल्य संबंध। कौन सा संबंध हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। जब समुच्चय ए से समुच्चय ए में ऐसा संबंध रहे कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं के साथ संबंधित हो, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं के साथ संबंधित है, तब हम इस रिलेशन को कहेंगे स्वतुल्य संबंध। डेफिनेशन समझ लीजिए, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं के साथ संबंधित है तो उसे स्वतुल्य संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वतुल्य संबंध कहते हैं। ये तो हो गया डेफिनेशन शब्दों में। इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर है यक्स कामा यक्स बिलोंग्स टू आर। जो भी अवयव मिले जोड़े में मिलते हैं, जो भी संबंध हम लिखते हैं उसको हम ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखते हैं। जब ऑर्डर्ड पेयर में दोनों अवयव सेम रहें, जैसे 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 4 कामा 4, इस तरह संबंध दिखे तब उस संबंध को हम कहते हैं स्वतुल्य। तो मैथमेटिकल फॉर्म में हम लोग इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यक्स कामा यक्स बिलोंग्स टू आर। ये उल्टा ए को बोलते हैं प्रत्येक, प्रत्येक के लिए इसे क्या बोलते हैं, प्रत्येक के लिए इंग्लिश में बोलते हैं इसे फॉर एवरी। फॉर एवरी यक्स बिलोंग्स टू ए। यक्स किसका अवयव है, ए का अवयव है। ए में जो भी अवयव हैं वो कैसे होने चाहिए, यक्स कामा यक्स के फॉर्म में होने चाहिए। तो चलिए स्वतुल्य के संबंध से संबंधित एक एग्जाम्पल करते हैं जिससे डाउट क्लियर हो जाएगा स्वतुल्य संबंध होता क्या है। यहाँ पर एक सेट है ए बराबर 1 2 3 है। तो सेट ए से सेट ए में हमें कौन सा रिलेशन बताना है, स्वतुल्य। तो यहाँ पर लिखा गया है 1 कामा 1 2 कामा 2 1 कामा 3 2 कामा 2 3 कामा 3। स्वतुल्य होने के लिए क्या होना चाहिए, सेट ए के प्रत्येक अवयव का स्वयं के साथ प्रतिबिंब बनना चाहिए, यानी स्वयं का इमेज बनना चाहिए। जैसे 1 का इमेज 1, 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 2, 3 का इमेज 3। यही होता है स्वतुल्य। देखिए 1 का संबंध 1 मतलब 1 का इमेज 1 ही है, 2 का 3 अभी छोड़िए, 1 का 3 छोड़िए, 2 का के 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 1 2 3 हमें ये 3 जरूर चाहिए, कम से कम हमें ये तीनों मिलने चाहिए। एक के साथ एक मिल गया ठीक है,
2 के साथ 2 मिल गया ठीक है, 3 के साथ 3 मिल गया ठीक है, इतना ही में हमें चाहिए। अगर इसके अलावा मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई लोड नहीं लेना है, दिमाग पर थोड़ा सा भी जोर नहीं डालना है। कम से कम हमें इतना चाहिए, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ चाहिए। एक्स्ट्रा मिल रहा है उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 का संबंध 1 के साथ ठीक है, 2 का संबंध 2 के साथ ठीक है, 3 का संबंध 3 के साथ ठीक है। अगर 1 का संबंध 2 के साथ हो गया चलेगा, 1 का संबंध 3 के साथ चलेगा, 3 का संबंध 2 के साथ चलेगा, लेकिन कम से कम ये हमें चाहिए 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ चाहिए। तो यहाँ पर जो सेट ए से सेट ए में जो रिलेशन यहाँ पर परिभाषित किया गया है यह स्वतुल्य है। क्या है? स्वतुल्य है। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वतुल्य संबंध को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग आते हैं सममित संबंध, जिसे कहते हैं सिमेट्रिक। क्या कहते हैं? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए आप लोग एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, ऐसे समझिए जैसे मेरा संबंध आपके साथ है, मेरा रिलेशन आपके साथ है, तो 100% आपका रिलेशन मेरे साथ होगा। होगा कि नहीं होगा? जैसे एक बेटे का पिता के साथ रिलेशन होता है, तो पिता का भी बेटे के साथ रिलेशन होगा ना, 100% होगा। अगर एक व्यक्ति का दूसरे के साथ है तो दूसरे का पहले के साथ जरूर संबंध होगा। यदि पहले का दूसरे के साथ संबंध है तो दूसरे का पहले के साथ वाला भी दिखाई देना चाहिए, दिखाई देना चाहिए। तब उस रिलेशन को हम कहते हैं सममित संबंध। कौन सा संबंध? सममित संबंध। यहाँ देखिए सममित संबंध क्या होता है। यदि x1, x2 बिलोंग्स टू ए, x1 और x2 समुच्चय ए के 2 एलिमेंट हैं के लिए x1, x1 का संबंध x2 के साथ है, इसका रिलेशन इसके साथ है। अगर इसका रिलेशन इसके साथ भी हो जाए तब हम उसे कहते हैं सममित संबंध। x1, x2 बिलोंग्स टू आर से x2, x1 हो जाए तो वह सममित संबंध कहलाता है। मान लीजिए आर के अंदर लिखा गया है मेरा रिलेशन आपके साथ है और आपका भी रिलेशन मेरे साथ है, आगे दिख गया, तब हम उसे कहते हैं सममित संबंध। सममित संबंध को हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल से। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लें, सेट ए। सेट ए में 3 एलिमेंट हैं ए, बी, सी। यहाँ पर सेट ए से सेट ए में एक संबंध यहाँ पर परिभाषित किया गया आर। आर बराबर ए कामा ए। देखिए ए का संबंध ए के साथ, इसका उल्टा करेंगे हमें यही मिलेगा। जैसे ए का संबंध ए के साथ उल्टा करेंगे तो यही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए का संबंध बी के साथ है, ठीक है। हम देखते हैं क्या बी का संबंध ए के साथ है। हाँ, बी का संबंध ए के साथ है, ठीक है, चल गया, मिल गया, काम हो गया हमारा। बी का संबंध बी के साथ उल्टा करेंगे हमें यही मिलेगा। सी का संबंध सी के साथ उल्टा करेंगे तो हमें यही मिलेगा। तो हम इस संबंध को कहेंगे सममित संबंध। क्या कहेंगे? सममित संबंध। तो सममित संबंध में हम क्या देखते हैं? जैसे ए कामा बी है तो हम इसका उल्टा देखेंगे। बी कामा ए दिख रहा है, क्या दिख रहा है? सही है। अगर ना दिखे तब गलत हो जाएगा। जैसे ए का संबंध बी से है तो बी का जरूर से जरूर ए के साथ होगा, तो बी का ए के साथ है, उल्टा दिखना चाहिए, तब कहेंगे सममित। जैसे यहाँ पर एक रिलेशन ले ले अपने आप से, मान ले आर बराबर 1 का संबंध 2 के साथ है, 1 का संबंध 2 के साथ है। अब जरूर से जरूर क्या मिलना चाहिए? 2 का संबंध 1 के साथ, 1 कामा 2। अब हमें क्या चाहिए? 2 कामा 1 चाहिए, मिलना चाहिए। जैसे यहाँ लिख दें 3 कामा 5, 3 कामा 5 यहाँ है। अब हमें क्या चाहिए? 5 कामा 3। अगर इस तरह रिलेशन में हमें पेयर दिखाई दे रहे हैं, क्रमित युग्म दिखाई दे रहे हैं, तब उस रिलेशन को हम क्या कह देंगे? सममित संबंध कह देंगे, सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग सिमेट्रिक यानी सममित संबंध को भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग समझते हैं लास्ट वाला इसमें जो संक्रामक है, जिसे बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन।
ये जो संक्रामक है इसी में बच्चे ज़्यादा गलती करते हैं और गलती होने का चांस यहीं पर रहता है। तो हम लोग इसको एकदम बेसिक से एकदम ज़मीन पर चल के समझते हैं। तो हम लोग इसको एकदम बेसिक से एकदम ज़मीन पर चल के समझते हैं, जिससे डाउट क्लियर हो जाए, कोई भी डाउट न रह जाए कि संक्रामक संबंध होता क्या है। तो चलिए समझते हैं संक्रामक संबंध होता क्या है। आप लोग बीमारी जानते हैं, बीमारी जो होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, दूसरे से तीसरे में फैल जाता है। तो यहाँ देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है ए, दूसरा व्यक्ति बी है, तीसरा व्यक्ति सी है। और एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे, संक्रामक होने के लिए कम से कम 3 व्यक्तियों की ज़रूरत होती है, 3 एलिमेंट की आवश्यकता होती है। मान लीजिए ए बीमार है, ए के संपर्क में बी आया तो बी भी बीमार हो गया, तो ए वाली बीमारी बी में चली गई। क्लियर है। अब बी के संपर्क में सी आया तो बी वाली बीमारी सी में चली गई। अगर ए वाली बीमारी सी में भी मिल जाए, यानी ए का रिलेशन सी से हो जाए, तब हम उस रिलेशन को कहते हैं संक्रामक संबंध। क्या कहते हैं? संक्रामक। अगर ऐसे ऐसे फैल रहा है तभी तो कहेंगे संक्रमण फैल रहा है, एक ही व्यक्ति से दूसरे में, दूसरे तीसरे में, इस तरह अगर बढ़ता ही जा रहा है तभी तो कहेंगे। अगर यहीं से यहीं पर आके रुक जाए, आगे नहीं बढ़ रहा है, तब संक्रामक नहीं कहेंगे। दूसरे से तीसरे में जाना चाहिए और पहले वाली बीमारी और तीसरे वाली बीमारी के साथ मैच करना चाहिए। ए ने बी को बीमार किया, बी ने सी को बीमार किया, ए और सी की बीमारी दोनों सेम है, तब कहेंगे संक्रामक। क्या कहेंगे? संक्रामक। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। इसमें थोड़ा सा और समझिए। देखिए, जैसे ए का संबंध बी से है, लिख दिया ए कामा बी। इसके बाद बी का संबंध सी से है, ठीक है, ए का बी से, बी का सी से। तो देखिए बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, तो बी को हम क्या करेंगे? गायब कर देंगे, इसे हटाइए। अब बचा क्या? ए और सी, तो ए कामा सी, ये हमें मिलना चाहिए, तब हम कहेंगे संक्रामक संबंध। अब चलिए हम लोग इसका डेफिनेशन समझते हैं। संक्रामक संबंध का डेफिनेशन क्या है? यहाँ देखिए, यदि x1, x2, x3 बिलोंग्स टू ए, x1, x2, x3 समुच्चय ए से बिलोंग्स कर रहा है के लिए, x1, x2, x3 बिलोंग्स टू ए के लिए x1, x2 बिलोंग्स टू आर, x1 का x2 के साथ संबंध है तथा x2 का x3 के साथ संबंध है। यहाँ है बिलोंग्स टू आर। उसके बाद अगर x1, x2 बिलोंग्स टू आर तथा x2, x3 बिलोंग्स टू आर से x1, x3 हो जाए तो उसे संक्रामक संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रामक संबंध। देखिए, x1 का x2 के साथ रिलेशन है, ओके, x2 का x3 के साथ रिलेशन है, तो दोनों में क्या मिल रहा है? x2 मिल रहा है। तो x2 को गायब करेंगे, मिलेगा क्या? x1, x3। यही है ना, x1, x3 हो जाए तो उसे संक्रामक संबंध कहते हैं। तो चलिए इसका हम लोग एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा संक्रामक संबंध होता क्या है। यहाँ पर एक सेट है, सेट ए बराबर 3, 4, 5। तो सेट ए से सेट ए में एक रिलेशन को परिभाषित किया गया, यहाँ पर लिखा है आर। जो सेट ए से सेट ए में रिलेशन है उसे आर के इक्वल में लिखा गया है। 3 का संबंध 4 से है, 4 का 5 से है, 3 का 3 से, 4 का 3 से, ठीक है। अब देखिए, अभी दिमाग लगाए यहाँ से, 3 का संबंध 4 से है। अब देखिए 3 का संबंध 4 से है। अब देखिए आगे 4 कहीं है पहले स्थान पे। 3 का संबंध 4 से, अब 4 की शुरुआत यहाँ से है, तो 4 को हटाइए, दोनों में से 4 को हटाइए, तो बचा क्या? 3, 5। तो 3, 5 कहीं है? 3, 5 आगे नहीं है। 3, 5 हमें आगे मिलना चाहिए था, लेकिन आगे नहीं है, तो ये हमारा संक्रामक संबंध नहीं होगा।
यहीं पर हमारा फेल हो गया। ये हमारा संक्रामक है? संक्रामक नहीं है। देखिए 3,4। अब देखेंगे 4 से शुरू होने वाला, 4 से शुरू होने वाला ए है, ये भी है। अगर हम यहाँ से देखिए 3,4, यहाँ से ले लिए 3,4 और यहाँ से ले लिए 4,3, ठीक है। यहाँ से 4 को गायब कर देंगे, बचेगा क्या? 3,3। 3,3 तो यहाँ मिल गया, लेकिन इसके लिए गलत हो जाएगा। इसमें जब 4 और 4 को गायब करेंगे 3,5 कहीं भी पेयर में नहीं मिलेगा, तो ये हमारा संक्रामक संबंध नहीं होगा, ये संक्रामक नहीं है। अब हम लोग इन तीनों को देखते हैं क्या है हमारा संक्रामक है। देखिए यहाँ पे 3 का संबंध 4 से है। अब 4 से शुरू वाला देखिए ये है, तो 4 को हटाएंगे तो 3,5, 3,5 यहाँ पर है, मिल गया। देखिए ध्यान से, 3 का रिलेशन 5 से और 4 का 5 से, तो 3 का 4 से और 4 से शुरू होने वाला यहाँ है, तो 4 को क्या करेंगे? गायब कर देंगे। बचा क्या? 3,5। क्या 3,5 कहीं दिख रहा है? हाँ, यहाँ मिला, ठीक है। अब देखिए 4,5, क्या 5 से शुरू होने वाला कोई है? नहीं है। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 मिल जाए, तीसरा हमें न मिले, तब जाके प्रॉब्लम हो जाता है। उस कंडीशन में संक्रामक नहीं होगा। ये संक्रामक है, ये संक्रामक है। अब इसे देखिए, r बराबर दिया है 3,5, 3,5। देखिए 5 यहाँ लास्ट में है। अब देखेंगे 5 से शुरू होने वाला कौन सा क्रमित युग्म है? ये है, तो 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी हटा देंगे, बचेगा कि 3,4 बचेगा, तो 3,4 यहाँ पर है, ठीक है। अब इन दोनों को देखते हैं, 5,4, 3,4, इसके लास्ट में 4 है। क्या 4 से शुरू होने वाला कहीं है? नहीं है, 4 से शुरू होने वाला नहीं है, तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला हमारा संक्रामक हो जाएगा। लास्ट वाला देखते हैं, 4,5, 3,5 और 3,5। देखिए 4,5 हो गया। अब देखेंगे 5 से शुरू होने वाला कोई क्रमिक युग्म है? कोई भी नहीं है। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। 3,5, 5 से शुरू वाला नहीं है, 5 से शुरू होने वाला नहीं है। जब नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा संक्रामक हो जाएगा। संक्रामक कब नहीं होता है? जब दोनों पेयर में कोई कॉमन मिले और तीसरा वाला ना मिले। जैसे यहाँ पे 3,4 हो गया, 4,5, 3,4, 4 अंत हो गया, 4 से शुरुआत हुआ, तो 4 को हटाया, 3,5 मिलना चाहिए। 3,5 कहीं पर भी नहीं था, इसलिए यह संबंध हमारा संक्रामक नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वतुल्य, सममित और संक्रामक अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके बाद लास्ट हमारा यहाँ पर है स्वतुल्य संबंध। कौन सा संबंध है? स्वतुल्य, सॉरी स्वतुल्य तो यहाँ है, तुल्यता संबंध। क्या है? तुल्यता, तुल्यता। तुल्यता संबंध क्या होता है? ये बहुत ही आसान है। तुल्यता संबंध हम उसे कहते हैं, वह संबंध जो स्वतुल्य, सममित, संक्रामक तीनों हो, उसे कहते हैं तुल्यता संबंध। कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जो स्वतुल्य भी होता है, सममित भी होता है, संक्रामक भी होता है, तो उस प्रकार के संबंध को कहते हैं तुल्यता संबंध। यहाँ लिख देंगे जो संबंध स्वतुल्य, सममित वह संक्रामक होता है, संक्रामक ऐसे लिखेंगे, संक्रामक होता है, उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। तुल्यता संबंध कहते क्या कहते हैं? तुल्यता संबंध। जो संबंध स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो, संक्रामक भी हो,
तब हम उस संबंध को कौन सा नाम दे देते हैं? तुल्यता संबंध। उम्मीद करता हूँ आप लोग इन तीनों संबंधों के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, हम इसे दोबारा से बताने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ इतने में आप लोग समझ जाएंगे कि स्वतुल्य क्या है, सममित क्या है, संक्रामक क्या है। स्वतुल्य का मतलब स्वयं के साथ स्वयं रिलेशन मिलना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम कोई सेट ले लें, ऐसे ए बराबर हम ले लेते हैं क्या, 4 5 6। तो स्वतुल्य के लिए हमें कम से कम क्या चाहिए? 4, 5, 5, 6, 6 चाहिए। बाकी और मिल जाए चलेगा, ना मिले चलेगा, लेकिन मिनिमम हमें क्या चाहिए स्वतुल्य के लिए? 4, 4, 5, 5, 6, 6 चाहिए। और सममित के लिए अगर मान लो 4, 5 दिया है तो आगे हमें 5, 4 दिखना चाहिए। 5, 6 दिया है तो 6, 5 दिखना चाहिए। 4, 6 दिया है तो 6, 4 आगे दिखना चाहिए। ठीक है। इसके बाद अगर मान लें संक्रामक के लिए अगर हम मान लें यहाँ पे 4, 5 है और दे दें 5, 6, 5, 6, 4 का संबंध 5 से और 5 का संबंध 6 से है, तो 5 को हम गायब करेंगे तो आगे हमें क्या मिलना चाहिए? 4, 6। क्या मिलना चाहिए? 4, 6। तब हम इस संबंध को कहेंगे संक्रामक। अगर यहीं पर 4, 6 ना होता तब संक्रामक नहीं होता। अभी इस कंडीशन में यह संक्रामक है। क्या है? यह संक्रामक। अभी यहाँ पर ये देखिए, हो सकता है गलत हो जाए। नहीं, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर इन दोनों को हम पकड़ेंगे, इन दोनों क्रमित युग्मों को पकड़ेंगे 4, 5, 5, 6, तो 5 दोनों में से कॉमन है, हट जाएगा, बचेगा क्या? 4, 6। 4, 6 है, ठीक है, चलेगा। अगर इन दोनों को पकड़ें 5, 6 और 4, 6, तो देखिए यहाँ पे 6 लास्ट हो गया। क्या 6 से शुरुआत हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसको और इसको पकड़िए, इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन क्या है? यहाँ देखिए 4 से शुरुआत हुआ, 5 से लास्ट हो गया, और यहाँ पर देखेंगे 4 से शुरू हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा संक्रामक है, ये हमारा संक्रामक है। अगर इन दोनों को बाहर लें ऐसे 4, 5 और 4, 6, तो देखेंगे 4 से शुरू हुआ, 5 लास्ट हुआ, और 5 से शुरू होने वाला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इस कंडीशन में हमारा संक्रामक है। आई होप आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो